हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। सो गाइस, टुडे वी आर डाइविंग इनटू अ क्रूशियल टॉपिक ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कवर किया कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी को, और आज हम इंडियन इकोनॉमी 1950-1990 चैप्टर 2 का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इकोनॉमिक प्लानिंग इज। अगर हम इकोनॉमिक और प्लानिंग दोनों को बांट देते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो उससे क्या समझ आता है? इकोनॉमिक और प्लानिंग, यानी इकोनॉमी के लिए की गई प्लानिंग इज इकोनॉमिक प्लानिंग, राइट? तो इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सिस्टमेटिकली कुछ गोल्स तैयार करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारी इंडियन इकोनॉमी काम करती है और टारगेट को अचीव करती है। और उन्हीं सब टारगेट्स को कंप्लीट करने के बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या करती है? डेवलप करती है, डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरीके का रोड मैप होता है जो कि कंट्री की इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है। ठीक है, एक ऐसी प्लानिंग जिसके थ्रू हमारी कंट्री को एक नक्शा मिल जाता है कि किस तरीके से हमें उसे इम्प्लीमेंट करके उन गोल्स को अचीव करना है। ठीक है, उन टारगेट्स को कंप्लीट करना है स्टेप बाय स्टेप, उस रोड मैप को फॉलो करते हुए। क्लियर है? तो सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स एंड स्ट्रेटजीज टू मैनेज एंड डेवलप एन इकोनॉमी इन्वॉल्विंग रिसोर्सेज अलोकेशन एंड प्रोडक्शन टारगेट्स। तो मैंने आपको वही बताया कि इसके लिए हमारे को टारगेट्स बना लेते हैं, हम लोग स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, उन सबको इम्प्लीमेंट कर कर इकोनॉमी की ग्रोथ करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? वो इकोनॉमी जिसमें हम गोल्स सेट करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं और प्रोडक्शन टारगेट्स तैयार करते हैं ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो थी वो हेल्प करती थी इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में। जो भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस है वो सारे इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू लिए जाते थे। ठीक है, और 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई, ये याद रखना है आपको। और किसकी चेयरमैनशिप में हुई? जवाहरलाल नेहरू की, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ओके, तो आपको बस ये लाइन याद रखनी है कि 1950 में प्लानिंग कमीशन आई और किसके अंडर आई? जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में। क्लियर है? नेक्स्ट इज, तो 1950 टू 2014 में प्लानिंग कमीशन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट इज, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग कमीशन वॉज टू फॉर्मुलेट 5-year प्लान। तो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग कमीशन का वो क्या था? 5-year प्लान्स लेकर आना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, which were comprehensive development blueprints outlining the country's economic and social policies for 5-year periods। तो इसमें क्या होता था कि 5 साल के लिए एक प्लान तैयार कर दिया जाता था कि हमें ये वाला टारगेट अचीव करना है। ठीक है, लाइक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कि हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, ये हमारा गोल है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा इन 5 सालों में, ये कौन तय करता था? प्लानिंग कमीशन तय करती थी। Next one is, in 2014, the Government of India replaced the Planning Commission with the National Institution for Transforming India। So 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। जो हमारे 5-year प्लान्स आए थे वो 2017 तक चले थे। ठीक है, लास्ट 5-year प्लान जो था हमारा वो था 12th 5-year प्लान। 12 5-year प्लान्स आए थे और जो लास्ट था वो 2017 में ख़त्म हुआ था। बट उससे पहले 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया कि वो प्लानिंग कमीशन का नेम चेंज करेगी। ठीक है, और उसका नेम चेंज करके क्या रखा गया? नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, याद रखोगे? गुड। और ये 1 Jan 2015 में स्टैब्लिश हुई, विच हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। और इसका स्ट्रक्चर 5-year प्लान से थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, अब क्या क्या याद रखना है कि 5-year प्लान्स जो थे वो 2014 में उसका नेम चेंज कर कर क्या रख दिया गया? नीति आयोग रख दिया गया, जो कि 1 Jan 2015 में आई। और 1950 में प्लानिंग कमीशन आई जिसमें 5-year प्लान्स थे और किसके चेयरमैनशिप में थे? जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में। क्लियर है? तो अब जब इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए नीति आयोग आ गया तो नीति आयोग ने किस चीज़ पे फोकस किया?
फोकस ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, प्रमोटिंग कोऑपरेटिव पॉलिसी मेकिंग बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑपरेटिव पॉलिसीज़ बनाई गई, ठीक है, उनको प्रमोट किया गया। एंड हैज़ अ मोर एडवाइजरी एंड थिंक टैंक लाइक रोल इन शेपिंग इंडियाज़ डेवलपमेंट एजेंडा। तो इंडिया के डेवलपमेंट एजेंडा में नीति आयोग ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाया और इसी वजह से इसको क्या बोलते थे, थिंक टैंक बोलते थे, ठीक है। थिंक टैंक भी नीति आयोग को बोला जाता है। क्लियर है? तो आई होप इससे आपको इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, क्यों इकोनॉमी के लिए प्लानिंग की जाती है और कब स्टार्ट हुआ था ये, और इसका नेम चेंज होके अब इसका नाम क्या है, और पहले इसमें 5 ईयर प्लान्स होते थे जिनमें हमारे 12 5 ईयर प्लान्स हमने रेगुलेट किए थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमने इकोनॉमिक प्लानिंग कर ली। अब इकोनॉमिक प्लानिंग करने के बाद क्या सक्सेस हुआ? जब हम किसी चीज़ के लिए प्लानिंग करते हैं तो क्यों करते हैं कि भाई हमारा सभी जो भी गोल्स हैं वो कंप्लीट हो, इसलिए हम प्लानिंग करते हैं, राइट। लाइक हम एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा गोल है कि हम 95% स्कोर करें, ठीक है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे ताकि हम अपना टारगेट अचीव कर पाएँ। तो इसको अचीव करने के लिए हमने प्लानिंग की। उसी तरह इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए स्ट्रेटजीज बनाई। अब उससे सक्सेस क्या हुई, क्या फ़ायदा हुआ, ये समझते हैं। इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम, ठीक है, पहले जो इनकम थी वो कम थी, अब वो इंक्रीज़ हो गई है, बढ़ गई है। राइज इन पर कैपिटा इनकम, हर पर्सन की इनकम में बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीज़ इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, अब पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट इतना नहीं होता था। जब नेशनल इनकम बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी अपने आप ही बढ़ेगी। ये जब पर्सन की पॉकेट में पैसा होगा तभी तो वो सेविंग्स करेगा, तभी तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो पैसा आने के बाद, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होने के बाद हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हो गई। क्लियर है? इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में जब इंडियन इकोनॉमी के पास पैसा आ गया तो पैसा आने के बाद उन्होंने एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव किया। कैसे इम्प्रूव किया? टेक्निकल चेंजेस लाके, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, फिर एग्रीकल्चर में ग्रोथ कर ली हमने, टेक्निकल चेंजेस ले आए, उसके बाद हमने इंडस्ट्री पे ध्यान दिया, हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, ओके। इंडस्ट्री पे ध्यान दिया, इंडस्ट्री की ग्रोथ की। फिर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अब हमने एग्रीकल्चर को अच्छा कर लिया, हमारी पर कैपिटा इनकम भी अच्छी हो गई, इंडस्ट्री भी अच्छी हो गई। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे कि जो हमारे इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हो। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी ज़्यादा ही अच्छी ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा हो गया, लाइक ट्रांसपोर्ट वगैरह की फैसिलिटीज़ आ गई, ठीक है, ट्रेड वगैरह के लिए हेल्पफुल हो गया। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा किया। कैसे? हॉस्पिटल्स बनवाए, स्ट्रीट लाइट्स बनवाई, ठीक है, पार्क्स बनवाए। तो गवर्नमेंट जब सोसाइटी के लिए काम करेगी, सोसाइटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराएगी, तो उससे क्या होगा, चेंजेस आएंगे और इकोनॉमी ग्रो करेगी। ये सब करने के बाद सरकार ने एम्प्लॉयमेंट पे भी ध्यान दिया। तो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया कि जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिले, ठीक है। सक्सेस इकोनॉमी प्लानिंग में हमने ये भी अचीव किया, इंटरनेशनल ट्रेड, यानी जो हमारा ट्रेड का फैसिलिटी था उसको भी हमने अच्छा बना दिया। एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई कंट्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, बाहर की कंट्री के साथ, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिलेशंस, ओके। तो वो तो हमने पॉइंट्स पढ़े। अब सक्सेस ऑफ प्लानिंग के उन्हीं सभी पॉइंट्स में, क्योंकि आपको लिखना भी होगा, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इट इंडिकेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान वॉज 4.6% पर एनम अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 2.1% पर एनम, यानी टारगेट जो था वो 2.1% का था कि इतनी नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट करेंगे, इतना इंक्रीज करेंगे। ये हमारा फर्स्ट ईयर का प्लान था, ठीक है। जो पहला प्लान हमारा था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसमें ये टारगेट था कि भाई 2.1 हमारे को लेके चलनी है, नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट इतना लाना है, बट हम कितनी लाए, 4.6%, ओके। क्लियर है? इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, उसी तरह 1952 1951 में रेट ऑफ सेविंग 9.5% थी, ठीक है, और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 9.3% से इंक्रीज हुई थी। क्लियर है? और वहीं
2017-18 में 32.3% हमारी इन्वेस्टमेंट हो, और इसको ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। पहले 1950 टू 1951 में 9.3% थी, और 2017-18 में 32.3%। क्लियर है। फिर इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम 2017-18 में 5.7% और 2018-19 में 5.6% पर एनम। बट 12th 5 ईयर प्लान में एस्टिमेट हुआ था कि 5.5% इंक्रीज होगा पर कैपिटा इनकम, पर 2017-18, 18-19 में 5.6% इंक्रीज हुआ पर कैपिटा इनकम, ठीक है। यानी कि जितना सोचा था उससे ज़्यादा अचीव किया है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में भी इकोनॉमिक प्लानिंग ने बहुत अच्छा रोल निभाया। क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द वर्कफोर्स, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था बहुत ज़्यादा था, हाई था, बट वो रिड्यूस होने लगा धीरे धीरे। और इम्प्रूविंग ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, और एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को इम्प्रूव किया, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड में 1948-49 में ट्रेड 792 करोड़ था, और वो इंक्रीज़ होके 59,02,036 करोड़ 2018 और 19 में हो गया, ठीक है। यानी कितना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड जो था 1948-49 से लेके 2018 और 2019 तक बहुत आगे आ चुका था, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था हमारी कंट्री में इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो ये सब हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से अचीव हुआ। इसी वजह से हम लोग सक्सेसफुल हुए एक प्लानिंग कमीशन बनाने के बाद। क्लियर है। तो इसलिए ही तो प्लानिंग बनाई जाती है, ताकि हम बहुत सारे गोल्स अचीव कर सकें। तो हमारे इंडियन इकोनॉमी में यही सारे गोल्स जो थे वो अचीव किए, तो ये आपको अब आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये सब हमारे सक्सेसफुल इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हर चीज़ में मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि किसी चीज़ के अगर मेरिट्स हैं तो उसके साथ साथ उसके डीमेरिट्स भी होंगे, राइट। अगर सक्सेसफुल हुई इकोनॉमिक प्लानिंग तो उसके कुछ फेलियर्स भी थे, ठीक है। तो फेलियर्स ये थे कि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। महंगाई क्यों बढ़ी थी? क्योंकि हर किसी की जेब में पैसा था, ठीक है। अभी हमने बात की इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम जब इंक्रीज कर गई है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन इकोनॉमी में होगी, ठीक है। पॉवर्टी एलिवेशन, जो इकोनॉमी का लार्ज पोर्शन था वो बिलो द पॉवर्टी लाइन आ रहा था, पॉवर्टी लाइन से नीचे आ रहा था, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है। तो इसके कारण महंगाई भी झेल रहे थे लोग और गरीबी भी झेल रहे थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था, जिसकी वजह से जो रूरल एरिया थे वो ख़त्म हो रहे थे और अर्बनाइजेशन हो रहा था, बहुत जल्दी शहरीकरण हो रहा था, ठीक है। और जब पॉपुलेशन की इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी उस वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो इनएडिक्वेट हो रहा था, इनसफिशिएंट हेल्थ केयर फैसिलिटी थी, इतनी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही थी, ये भी एक फेलर का कारण था, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, यानी बेरोज़गारी जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी वो नहीं मिल पा रही थी लोगों को। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, क्या उद्देश्य रहा है, क्या गोल्स रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के, क्या चीज़ें थी जो उसे अचीव करनी थी, ठीक है। तो बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा गोल्स। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एक ये भी था कि इकोनॉमी की ग्रोथ हो, मॉडर्नाइजेशन हो, सेल्फ रिलायंस हो, ठीक है। अभी आगे समझाऊंगी क्या है ये सब। लास्ट वन इज इक्विटी हो, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और इसे हम कैसे याद करेंगे? MESE, MESE से आपको अच्छे से याद रहेगा, राइट। अब MESE क्या है? M इज़ मॉडर्नाइजेशन, E इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड S इज़ सेल्फ रिलायंस, और E जो है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विटी को, ठीक है। यही 4 बातें आपको याद रखनी है कि हमारे जो इकोनॉमिक प्लानिंग के जो गोल्स हैं वो MESE हैं, मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। क्लियर है, ऐसे आपको याद हो जाएगा ये। सो मॉडर्नाइजेशन, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन सोशल आउटलुक। तो प्रॉपरली न्यू टेक्नोलॉजी लाकर, नए मेथड्स लाकर प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हम मॉडर्नाइजेशन पर शिफ्ट हो रहे थे। अपना ट्रेडिशनल जो हमारे टूल्स हैं, ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोडक्शन जो है उस सब को छोड़कर हम मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ जा रहे थे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल फोन्स इनटू पावरफुल
मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस विद इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड वेरियस एप्लीकेशंस। तो जैसे मोबाइल्स आ गए हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, मल्टी फंक्शंस हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है। इन सब के थ्रू क्या हो रहा है, जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अगर हमारे को इंडिया में बैठकर फॉरेन में कॉल करना है तो हम इजीली किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, इजीली किसी से भी बात कर सकते हैं, राइट। तो मॉडर्नाइजेशन के थ्रू न्यू टेक्निक्स, न्यू फ़ोन, मल्टी फंक्शन डिवाइसेस, ये सब हमारी इंडियन इकोनॉमी को एनकरेज कर रही है और इकोनॉमी की ग्रोथ कर रही है, बहुत चीज़ें बदल रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड लेस लेबर पर यूनिट ऑफ आउटपुट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है उससे जो लेबर पर यूनिट है वो कम हो जाती है। अब लेबर पर यूनिट कैसे कम हो जाती है, जो काम 4 लेबर मिलकर कर रहे थे, ठीक है, वो एक मशीन कर रही है। ठीक है, 4 लेबर की जगह किसने ले ली, एक सिंगल मशीन ने ले ली। क्लियर है। तो इस वजह से ये बात कही गई कि एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर लेस लेबर पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी लेबर का काम ही ख़त्म हो गया क्योंकि मशीन्स आ गई। तो ये एक तरीके से इसका डीमेरिट भी रहा है मॉडर्नाइजेशन होने का। दस मॉडर्नाइजेशन क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट, दैट्स वाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, क्योंकि लेबर्स की जगह तो मशीनरीज ने ले ली, टेक्नोलॉजी ने ले ली। तो जब टेक्नोलॉजी ने जगह ले ली तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, रोज़गार ख़त्म हो गया लोगों के पास। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। इट इज़ एन इंक्रीज इन टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री गिवन पीरियड ऑफ टाइम। द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज GDP. GDP इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स सर्विस प्रोड्यूस इन द कंट्री इन 1 ईयर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, हमारे टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे टोटल आउटपुट्स ऑफ गुड्स हैं वो, और सर्विसेज, ये दोनों इंडिकेट करती है हमारी ग्रोथ को। जितने ज़्यादा हमारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी इंडियन इकोनॉमी की, उतना ही ज़्यादा हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कैसे मेजर करते हैं, GDP के थ्रू। GDP क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, GDP के थ्रू हमें पता चलता है कि इकोनॉमी की कितनी ग्रोथ हो रही है। इसलिए हम बात करते हैं कि भाई इकोनॉमी की क्या ग्रोथ चल रही है, तो हम बोलते हैं भाई GDP है हमारी, पिछले साल ये थी और इस साल ये है। ठीक है, तो GDP इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री इन 1 ईयर। पूरे एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक कंट्री में, उसकी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग जो हम मेजर करते हैं वो GDP होती है। ठीक है, अब सेल्फ रिलायंस की बात करें तो रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री इटसेल्फ। तो अब हम सेल्फ रिलायंस हो गए। सेल्फ रिलायंस हो गए मतलब जो हमने इम्पोर्ट्स करना बंद कर दिया, हमने इम्पोर्ट करना छोड़ दिया, और जो चीज़ें हम इम्पोर्ट कराते थे, लाइक मोबाइल फ़ोन्स हम इंपोर्ट कराते थे, तो अब उसका प्रोडक्शन हमने खुद ही शुरू कर दिया। ठीक है, विच कैन बी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री इटसेल्फ। तो हमारी कंट्री खुद ही प्रोड्यूस कर रही है, तो हम अपनी कंट्री से खरीदेंगे, हम क्यों इंपोर्ट करेंगे। तो हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया और धीरे धीरे हम क्या हो गए, सेल्फ रिलायंस हो गए, हम खुद के ऊपर डिपेंड हो गए, हमारी खुद की कंट्री के ऊपर डिपेंड हो गए। ठीक है, तो इंडिया वांटेड टू बी सेल्फ रिलायंट विच मीन्स इट वॉन्ट्स, यानी कि इंडिया चाहती है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स पे सेल्फ सफिशिएंसी, फॉल इन फॉरेन एड एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंस कम कर देना और फॉरेन एड्स का यूज़ कम करना। ठीक है, धीरे धीरे रिड्यूस करना फॉरेन एड्स की कंजप्शन को। राइज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाएँ, जितना हो एक्सपोर्ट किया जाए, विच इज़ पॉसिबल व्हेन देयर इज़ ग्रोथ ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो ये पॉसिबल कैसे होगा कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाए। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारा एक्सपोर्ट्स जो होंगे वो खुद ही इंक्रीज़ हो जाएंगे। क्लियर है। और लास्ट वन है हमारा इक्विटी। इक्विटी रेफर्स टू रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ, अपलिफ्टिंग वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड अ मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो इक्विटी एक लॉन्ग टर्म गोल इसलिए रखा गया क्योंकि जो पुअर पीपल्स हैं, पुअर लोगों के लिए सेम बेनिफिट्स बनाए जाएं जो कि रिच लोगों के लिए। ठीक है, कैसे पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा इक्विटी के थ्रू। जब हम दोनों को ही इक्वल कंसिडर करेंगे, जो ये गैप जो बन रहा है पुअर और रिच के बीच में, वो क्या होगा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ आवर सोसाइटी एम्स एट रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल पीपल एंड प्रमोटिंग सोशल जस्टिस बाय रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो इनकम और वेल्थ का जो
इनइक्वालिटी है उसको कम कर कर हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है सोसाइटी का वो बढ़ा सकते हैं। जब दोनों को ही इक्वली कंसिडर किया जाएगा तो जो इनइक्वालिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो रेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर। जब सोसाइटी में इक्विटी आएगी तभी ये पॉसिबल होगा। सो इक्विटी जो है उसका मतलब है इक्वल होना, एक समान मानना सबको। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं MESE के वो याद रखने हैं आपको। वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग के। दैट इज़ अवर मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ओके, आगे चलते हैं। अब हम फाइनली पहुंच गए हैं हमारे 5 ईयर प्लान्स पे, जिनकी हम बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक प्लानिंग में 1950 में जो प्लानिंग कमीशन आई थी उसमें हमने 5 ईयर प्लान्स स्टैब्लिश किए थे। ठीक है, तो इसमें क्या था कि हर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, हर 5 साल के अकॉर्डिंग कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते थे, कुछ गोल्स सेट किए जाते थे। तो जो फर्स्ट प्लान है वो 1951 टू 56 तक रहा। ठीक है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव रहे? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड वेल्थ। तो अभी फ़िलहाल आप इन सभी टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसमें आपको सारे प्लान्स मिल जाएंगे, उनकी डेट्स मिल जाएगी, क्या उनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, और बीच बीच में हमारे जो थे रोल ऑन प्लान्स आते रहे थे बीच बीच में, जिन्हें हम एनुअल प्लान्स भी बोलते हैं। 3 एनुअल प्लान्स 1966 से लेकर 1969 के बीच में। तो हर प्लान का अपना टाइम पीरियड रहा और अपना ऑब्जेक्टिव रहा। तो सबको देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा 6th प्लान से लेके 12th प्लान तक का आगे का शेड्यूल। ओके, तो इनके भी ऑब्जेक्टिव्स एक बार आप पढ़ लीजिएगा और टाइम पीरियड देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो हमने जब इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट की थी तब हमने 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, एग्रीकल्चर के बारे में और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में और फॉरेन ट्रेड के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। ठीक है, तो इन 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। अब इन्हीं 3 सेक्टर्स को हम कंटिन्यू करने वाले हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के अकॉर्डिंग। कि इकोनॉमिक प्लानिंग की गई तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या प्लानिंग की गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए क्या प्लानिंग की गई और फॉरेन ट्रेड के लिए क्या प्लानिंग की गई। ठीक है, तो इन्हीं तीनों सेक्टर्स में क्या क्या इकोनॉमिक प्लानिंग की गई, किस तरीके से इकोनॉमी की ग्रोथ हुई इन 3 सेक्टर्स के अंदर काम करके, वो सब हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्रीकल्चर सेक्टर की। आप सब जानते हैं जो एग्रीकल्चर था वो हमारी इंडियन इकोनॉमी का क्या था, बैकबोन था। राइट, क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी को, हमारे इंडियन लोगों को, हमारे फार्मर्स को क्या आता था, सिर्फ खेती करना आता था, सिर्फ एग्रीकल्चर का काम बहुत अच्छे से आता था। ठीक है, so that's why agriculture is the backbone of the Indian economy and prosperity of agriculture can largely stand for the prosperity of the Indian economy। तो इंडियन इकोनॉमी की prosperity डिपेंड ही किस पे करती थी, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। ठीक है, क्लियर है। द 11th 5 ईयर प्लान, जो 11वां प्लान आया था हमारा 2007 से लेकर 2012 तक, emphasizes that agriculture development is necessary for rapid economic development of the country। तो जो 11th 5 ईयर प्लान आया था, वैसे तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे ही हमने सबसे ज़्यादा ध्यान एग्रीकल्चर पर दिया था। अगर आपने 5 ईयर प्लान्स का भी स्क्रीनशॉट लिया होगा तो एक बार रोक के देखिएगा वीडियो को, उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहला जो हमने काम किया था वो एग्रीकल्चर के लिए ही किया था। बट 11th जो 5 ईयर प्लान था उसने बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही नेसेसरी है हमारी रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कि बहुत जल्दी 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 डेवलपमेंट हो इकोनॉमी का। ठीक है, तो एग्रीकल्चर बैकबोन है। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, कि एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल रहा, क्या क्या काम किए इंडियन इकोनॉमी ने एग्रीकल्चर के लिए, या एग्रीकल्चर ने किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ जनरेट की। ठीक है, फर्स्ट इज शेयर इन नेशनल इनकम, सेकेंड इज शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, थर्ड इज इम्पॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड, फोर्थ वन इज इम्पॉर्टेंस इन हाउस होल्ड कंजप्शन, फिफ्थ वन इज बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इन सभी 5 पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके वो रोल ऑफ एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इन्हीं 5 एग्रीकल्चर के रोल्स को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे।
सो फर्स्ट रोल ऑफ एग्रीकल्चर इज शेयर इन नेशनल इनकम, यही था। एग्रीकल्चर मेक अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन इंडिया। इन 1950 to 51 इट कॉन्ट्रीब्यूटेड ओवर 50% टू नेशनल इनकम। तो 1950 से लेके 1951 में ही 50% नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन आ गया था, ठीक है। किसका? एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर ने 50% कंट्रीब्यूशन दिया नेशनल इनकम में, ठीक है। यानी कि जो हमारी नेशनल इनकम थी उसमें 50% जो पार्ट था ग्रोथ का वो किसका था? एग्रीकल्चर का था। क्लियर है? एट प्रेजेंट इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 40% टू इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आज के टाइम में हमारा एग्रीकल्चर जो है वो 14% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है हमारी जीडीपी में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ठीक है। यानी हमारी नेशनल इनकम में 14% का कॉन्ट्रीब्यूशन आज भी एग्रीकल्चर का है, ठीक है। नेक्स्ट इज शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या शेयर था एग्रीकल्चर का? एग्रीकल्चर ही, मैंने आपको बोला कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में मैक्सिमम लोग जो थे वो किस पे डिपेंड थे? वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे उनको एम्प्लॉयमेंट किस वजह से मिली हुई थी? एग्रीकल्चर की वजह से, ठीक है। ओवर 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज इंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी 50% से ज़्यादा लोग हमारे जो थे वो किस में इंगेज थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थे। नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड। एग्रीकल्चर ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है। क्यों किया, कैसे किया, ये सब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पर एक बार दोबारा समझते हैं। इंडिया ने क्या किया? एक्सपोर्ट किया चाय को, जूट को, कॉटन को, टबैको, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ये बहुत सारी चीज़ें जो थी ना वो हमारी एक्सपोर्ट होती थी। इसलिए हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में एग्रीकल्चर ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ डिमांड कर रही है हमारी प्रोडक्ट्स की। तो वो सब किस वजह से था? सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से था, ठीक है। द रिजल्ट इज़ दैट एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ एमर्ज्ड एज अ नेट अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसकी वजह से जो रिजल्ट रहा वो ये रहा कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो नेट अर्नर हो गया हमारे फॉरेन एक्सचेंज का। तो यानी कि बहुत ही अच्छा तरीका हो गया था कि हम एग्रीकल्चर के थ्रू हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को, इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज़ कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास ताकत थी किसकी? खेती की। खेती करते, जूट उगाते, चाय उगाते, कॉटन उगाते, टोबैको उगाते, कॉफ़ी बनाते, स्पाइसेस बनाते, और वो सब जाके हम क्या कर देते? एक्सपोर्ट कर देते। कहाँ पर? फॉरेन कंट्री में, ठीक है, FC, फॉरेन कंट्री में। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंस इन हाउस होल्ड कंजप्शन। पर कैपिटा इनकम जो थी इंडिया की वो बहुत कम थी। कब? 1950 के टाइम पर, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में। उसके बाद जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। बट 1950 में प्लानिंग कमीशन आई जो जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे। उसके बाद प्लानिंग कमीशन के थ्रू हमने प्लानिंग की, एग्जीक्यूट किया हमारे प्लान्स को, स्ट्रेटजीज़ को, और उन्हें इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे को सक्सेस हुआ, सक्सेस मिली और इंडियन इकोनॉमी ने ग्रोथ की। तो पहले बहुत कम थी कैपिटा इनकम, फिर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंड ऑन फूड ग्रेन्स। जो ज़्यादा प्रोपोर्शन था हमारी इनकम का वो किस पे जाता था? फूड ग्रेन्स में जाता था। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ने वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। कहाँ पर? हाउस होल्ड कंजप्शन में, कि जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स थी वो बहुत ईजिली फुलफ़िल हो जाती थी, क्योंकि हमारे को एग्रीकल्चर का काम आता था। हम उगाते थे और खाते थे और एक्सपोर्ट भी करते थे, ठीक है। तो एक्सपोर्ट और कंजप्शन दोनों काम हम कर लेते थे, किसकी वजह से? एग्रीकल्चर की वजह से। नेक्स्ट वन इज बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे किया? रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, वुड, शुगर केन, जूट एक्सेट्रा आर सप्लाइड बाय एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर में फार्मर्स जो थे वो ये सब उगाते थे, इन सब की खेती करते थे, कॉटन की, वुड की, शुगर केन की, जूट की, ठीक है, ये सब उगाते थे। और उसके बाद एग्रीकल्चर के जो सप्लायर्स होते थे वो सप्लाई कर देते थे कहाँ पर? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो सारा सामान जाता था और उसको मैन्युफैक्चरिंग होता था। तो एक तरीके से एग्रीकल्चर के थ्रू और किसको काम मिल गया? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी काम मिल गया, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को काम मिल गया। क्लियर है? तो आई होप आपको ये पांचों पॉइंट्स समझ आए होंगे
एक दूसरे से इन सबका लिंक है कि अगर नेशनल इनकम बढ़ी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी, फॉरेन ट्रेड भी बढ़ा, हाउस होल्ड का कंजप्शन भी अच्छा हो गया एग्रीकल्चर की वजह से, और इंडस्ट्री को भी काम मिल गया। ठीक है, तो ये रोल रहा हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का। ओके, सो आगे चलते हैं। तो अब हम इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इंडियन इकोनॉमी को फेस करनी पड़ी थी एग्रीकल्चर में। फर्स्ट पॉइंट इज डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, यानी कि 1950 टू 1990 में डेफिशिएंसी थी, फाइनेंस की कमी थी। ठीक है, इट रेफर्स टू सिचुएशन में फार्मर्स, एग्रीकल्चर बिजनेसेस और द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री एज अ होल लैक सफिशिएंट एक्सेस to financial resources to support their activities and investments। तो 1950 टू 1990 में इंडियन एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस था, कि फाइनेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। इस वजह से जो फार्मर्स थे, एग्रीकल्चर बिजनेसेस थे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज थी, वो इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं थी और उन्हें कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज स्मॉल स्कैटर्ड होल्डिंग्स। तो एक प्रॉब्लम ये भी थी कि छोटे छोटे पार्ट्स में लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी, जिससे फार्मर की जो एबिलिटी थी वो भी कम हो गई थी, यानी कि उसे इतने ही एरिया में प्रोडक्शन करना है। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा लैंड होगा तो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन होगा और डिफरेंट सीड्स का प्रोडक्शन हो सकता है। क्योंकि जो लैंड का स्पेस है वो कम हो गया है, इस वजह से लिमिट भी कम हो गई है। और इस वजह से क्या होता था, दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बैकवर्डनेस ऑफ फार्मिंग एंड पॉवर्टी ऑफ द फार्मर्स। यही कारण बनता था किसानों की गरीबी का और बैकवर्डनेस ऑफ फार्मिंग का। ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। तो 1950 टू 1990 में इरिगेशन की फैसिलिटीज़ की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड जो थी वो रेनफेड पे डिपेंड थी, यानी कि बारिश पर आश्रित थी। ठीक है, जब बारिश ही नहीं होगी तो इरिगेशन में प्रॉब्लम्स आएगी, राइट। सो दिस लिमिट्स क्रॉप यील्ड्स एंड इंक्रीज वल्नरेबिलिटी वेदर फ्लक्चुएशंस। ओके। नेक्स्ट वन इज लैंड डिग्रेडेशन। अब एक ही जगह पे इतना सा प्लेस दे दिया फार्मर को कि भाई आपको इसी एरिया में खेती करनी है, तो इस प्लेस में बार बार एक ही लैंड पे खेती होती रहेगी, तो उससे क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा। ठीक है। सो कॉन्टिन्यूस क्रॉपिंग विदाउट रिफिल ऑफ लॉस्ट फर्टिलिटी। जो फर्टिलिटी एक बार के प्रोडक्शन के बाद ख़त्म हो जाती है, जब एक ही लैंड पे दोबारा प्रोडक्शन होता रहेगा तो विदाउट फर्टिलिटी के क्या प्रोडक्शन अच्छा होगा, नहीं होगा। इससे क्या होगा, सॉइल की जो कंडीशन है वो डिप्लेशन हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो लैंड डिग्रेडेशन का इशू था। नेक्स्ट वन इज प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। अब इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे जो थी वो इंक्रीज़ होती जा रही थी। जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जा रही है, उसके अकॉर्डिंग जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उतना नहीं था। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर फोर्स जो थी एक सिंगल लैंड पर ही इंगेज थी। ठीक है, जिसकी वजह से हमने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का भी हमने पीछे पड़ा था। ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जब एक पर्टिकुलर लैंड पर 2 फार्मर्स काम कर सकते हैं बट वहाँ पर इंगेज कितने हैं, 6 फार्मर्स, यानी कि पूरी की पूरी फैमिली इंगेज है। ठीक है, तो इसको जब ज़रूरत 2 लोगों की हो और काम 6 लोग कर रहे हो तो इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, आई होप ये 5 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर ने जितना सक्सेसफुल हुआ, जितना ज़्यादा अचीव किया, उसके साथ उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस की थी 1950 टू 1990। ओके, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लैंड रिफॉर्म्स। तो इंडियन इकोनॉमी में 1947 से पहले जब कॉलोनियल गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, और उसका किराया लिया जाता था फार्मर से और ज़मींदारी सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हम 1950 में आ गए तब हमने सोचा कि सबसे पहले हम टेनेंसी रिफॉर्म्स लाएंगे। ठीक है, यानी कि लैंड रिफॉर्म्स लाएंगे। तो टेनेंसी रिफॉर्म्स क्यों लाएंगे, ताकि जो हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उसके जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो ख़त्म करे जा सकें। ठीक है, उन्हें रिमूव किया जा सके। तो वो सारे प्रॉब्लम्स क्या थी कि लैंड ओनरशिप का जो पैटर्न था उसे चेंज करना था, लैंड टेन्योर सिस्टम था, पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स और एग्रीकल्चर टेनेंसी, इन सबको रिमूव करना था ताकि हमारे एग्रीकल्चर डेवलप कर सके। ठीक है, इस वजह से लैंड रिफॉर्म्स आए 1950 टू 1990 में।
क्या क्या मेजर्स इंडियन इकोनॉमी ने अपनाए लैंड के रिफॉर्म्स के लिए। तो फर्स्ट इज एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, यानी कि जो बीच में मीडिएटर होता था उसको एबॉलिश कर दिया जाए, उसे हटा दिया जाए। ठीक। सो आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया इम्प्लीमेंटेड लैंड रिफॉर्म्स टू एलिमिनेट इंटरमीडिएरीज लाइक लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स। जो जमींदार्स का सिस्टम था, लैंडलॉर्ड्स का सिस्टम था, वो सब खत्म कर दिया जाए। ठीक है। हु कंट्रोल वास्ट ट्रैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कंट्रोल करके रखते थे एग्रीकल्चर लैंड को। ठीक है। द गोल वॉज टू ट्रांसफर लैंड ऑनरशिप डायरेक्टली टू द टिलर्स, जो भी फार्मर्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर दी जाए लैंड ऑनरशिप। ठीक है, कि जिसकी लैंड है उसकी ही ऑनरशिप है उस पर्टिकुलर लैंड पे। एंड रिड्यूस द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स बाय इंटरमीडिएरीज। तो जो मीडिएटर्स थे उन सब की वजह से जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था लोगों का, पीजेंट्स का, वो ख़त्म कर दिया जाए, उसे रिड्यूस कर दिया जाए। ओके। नेक्स्ट इज टेनेंसी रिफॉर्म्स। फिर हम टेनेंसी रिफॉर्म्स लेके आए, जो भी हमारे टेन्योर्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और फेयर रेंट एग्रीमेंट ऑफ टेनेंट्स। फेयर रेंट एग्रीमेंट बनाया जाए, ये नहीं कि या ज़्यादा उसका रेंट लिया जा रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें थी उनको ख़त्म कर दिया गया। एंश्योरिंग दैट दे वर नॉट अनफेयरली एक्सप्लॉयटेड, और उनका शोषण ना हो, उन्हें एक्सप्लॉयट ना किया जाए, इसके लिए कुछ रूल्स बना दिए गए। ठीक है। तो उनका जो अनफेयरली एक्सप्लॉयटेशन होता था वो भी ख़त्म हो गया और फेयर रेंट का पॉलिसीज स्टार्ट हो गई। किसकी वजह से हुई? जस्ट बिकॉज ऑफ एबॉलिशिंग इंटरमीडिएरीज और टेनेंसी रिफॉर्म्स की वजह से। ओके। नेक्स्ट वन इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फिर दोबारा से हमने क्या किया, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में बहुत ज़्यादा हमारा लैंड का डिग्रेडेशन हो गया था, हमारा एग्रीकल्चर वॉस्ट हो गया था, तो इस वजह से हमने रीऑर्गेनाइज किया हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को। हमने उसे रीस्ट्रक्चर किया, मॉडर्नाइज किया। ठीक है। एफिशिएंसी पे ध्यान दिया, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया और सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दिया, और कई सारी वेरियस स्ट्रेटजीज बनाई, इनिशिएटिव्स लिए, और कई सारे स्पेसिफिक गोल्स वगैरह कंट्रीज़ के द्वारा बनाए गए ताकि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके। क्लियर है। तो लैंड रिफॉर्म जो आया उसने इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट किया एक तरीके से। क्लियर है। हमारे फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया, हमारे टेनेंसी रिफॉर्म्स अच्छे अच्छे लाए जिससे कि एक्सप्लॉयटेशन कम हो गया। ठीक है। और फिर उसके बाद एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार किया एग्रीकल्चर के लिए, उसको रीऑर्गेनाइज किया। क्लियर है। तो ये अगर 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद हो जाते हैं तो आप लैंड रिफॉर्म को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे एग्जाम्स में। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो इन सब नोट्स की लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ईजी है। तो अगर आप इन्हें एक बार रिवाइज करेंगे, अच्छे से क्लास को समझेंगे उसके एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको ईजिली साथ के साथ आपकी तैयारी होती जाएगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ओके। और आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। आगे चलते हैं हम। सो ग्रीन रेवोल्यूशन, ये हमारी न्यू एग्रीकल्चर की पॉलिसी थी। जब हमने एग्रीकल्चर को रीऑर्गेनाइज किया तब हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी लेकर आए। तो स्ट्रैटेजी क्या थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, पहले ये समझिए। सबसे पहले ये लॉन्च्ड कब हुई थी, क्योंकि हर बच्चे का यही क्वेश्चन होता है कि मैम ग्रीन रेवोल्यूशन आया कब था। तो लॉन्च हुई थी ये अक्टूबर 1965 में। ठीक है। और इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन को व्हीट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो व्हीट का रिजल्ट था वो ज़्यादा अच्छा आने लगा था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें हमारे एग्रीकल्चर ने ग्रोथ की थी। ठीक है। तो इसलिए इसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड था उसमें क्या हुआ था, फार्मर्स को न्यू वेज समझाए थे कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूड को ग्रो कर सकें। ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा फूड को ग्रो करने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए स्पेशल सीड्स आए जिसे हम बोलते हैं HYV सीड्स। ओके, याद रखिएगा HYV सीड्स। सो HYV जो है वो हाई यील्डिंग वैरायटी है। ठीक है। तो स्पेशल सीड्स यूज़ करने लगे हमारे फार्मर्स, बेटर फर्टिलाइजर्स यूज़ करने लगे, अच्छा वाटर सिस्टम हो गया टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स। ओके। इट ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी ऑफ स्कार्सिटी इनटू एन इकोनॉमी ऑफ प्लांटी, यानी हम स्कार्सिटी से प्लांटी पर शिफ्ट कर गए। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन पंजाब इन लेट 1966 to 67। लॉन्च हुआ था 1965 में।
ठीक है, और पंजाब में आया था 1966 टू 67 में। ओके, तो सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? पंजाब में। इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि हम अच्छी क्रॉप्स ले आए, अच्छे फर्टिलाइजर्स ले आए, वाटर सिस्टम अच्छा हो गया, ठीक है, सीड्स वगैरह अच्छे हो गए, तो इस वजह से हमारा जो इंडिया था वो वर्ल्ड का बिगेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर बन गया था। क्लियर है? विद द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम स्टार्विंग नेशन टू एन एक्सपोर्टर ऑफ फूड। तो स्टार्विंग नेशन से हम कहाँ शिफ्ट हो गए थे? एक्सपोर्टर ऑफ फूड, यानी हमारा जो फूड था वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया, हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट होने लग गया। ठीक है, समझ आया? तो दूसरी कंट्री हमसे फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कराने लगी, ठीक है, और हमारी कंट्री एक्सपोर्ट करने लगी दूसरी कंट्री को। क्लियर है? तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। इसलिए इसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है क्योंकि इसमें सब कुछ पॉजिटिव हुआ था, हमारी जो इकोनॉमी थी उसका एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर। तो ये सब याद रखना है आपको। नेक्स्ट है फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फीचर्स क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, क्या स्पेशलिटी थी ग्रीन रेवोल्यूशन में? फर्स्ट इज यूज ऑफ पैकेज इनपुट्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर फार्मर्स जो थे वो पैकेज ऑफ इनपुट्स यूज़ करने लगे। पैकेज ऑफ इनपुट्स क्या है? यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स यूज़ करने लगे, अच्छे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव किया हो गई, यानी कि पानी का भी जो व्यवस्था थी वो अच्छी हो गई। इस वजह से जो हमारे फार्मर्स थे वो प्रोडक्शन अच्छा कर पा रहे थे, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था, इस वजह से हम एक्सपोर्ट कर रहे थे फूड को। क्लियर है? नेक्स्ट इज अनाउंसिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का एक फीचर ये भी है कि जो MSPs हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या था? ये फार्मर्स को एनकरेज करने के लिए किया गया था, ठीक है। मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी थी फार्मिंग के लिए, ठीक है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फार्मर्स को सपोर्ट मिला, उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई, जो सीड्स वो ख़रीद रहे थे उसमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई, उनको क्रेडिट फैसिलिटी दी गई कि भाई आप प्रोडक्शन करो, खेती करो, हम आपको पैसा देंगे। जब आपका प्रोडक्शन अच्छे से हो जाए और आप उससे अर्न करने लगे, उसके बाद आप अपना लोन चुका दीजिएगा। तो क्रेडिट फैसिलिटी इस बेस पे गवर्नमेंट ने देना शुरू किया, ठीक है। और फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए, मशीनरी और प्राइस गारंटीज थ्रू MSPs, ये सब फैसिलिटी सरकार ने दी ताकि लोग फार्मिंग आराम से कर सकें, कोई भी उन्हें इशू नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज माइनर इरिगेशन वर्क। जो इरिगेशन से रिलेटेड काम थे उन पर ध्यान दिया गया, ठीक है, एम्फेसाइज किया गया। नेक्स्ट है साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। तो साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स की जानकारी दी गई फार्मर्स को, जिससे कि वो एक साल में 2 या उससे ज़्यादा क्रॉप्स हार्वेस्ट कर पाए, ठीक है। तो साइंटिफिक रोटेशन के थ्रू ये हेल्प हुई। फिर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, फार्मर्स को ट्रेनिंग दी गई, एजुकेशन दी गई, किस तरीके से न्यू टूल्स यूज़ करें, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करें, अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाएं, HYV सीड्स यूज़ किए जाएं, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाएं। तो उसके थ्रू हमारी फार्मिंग जो होगी वो बेटर हो जाएगी। तो इसलिए फार्मर्स को ट्रेनिंग और एजुकेशन भी प्रोवाइड की गई। क्लियर हुआ? ये थे हमारे फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। आई होप अच्छे से ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, तो ये सारे अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम तीनों सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड। अब हम इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे कि 1950 टू 1990 इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आए। फर्स्ट इज रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया। Industrialization play an important role in economic development of a country. It is seen that industrially developed economies are also economically prosperous. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। किस तरीके से? क्योंकि जो भी कंट्री होती है वो अगर इंडस्ट्रियली डेवलप्ड होती है तो वो इकोनॉमिकली भी प्रॉस्पेरस होती है, ठीक है। ज़्यादा इंडस्ट्री होगी तो ज़्यादा बेनिफिट होगा इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और लो कॉस्ट में काम हो जाएगा, ठीक है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ कंट्री ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। तो पढ़ते हैं इनके रीजंस। जॉब क्रिएशन, इंडस्ट्रियलाइजिंग जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन फैक्ट्रीज, सप्लाई चेन एंड रिलेटेड सर्विसेज। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री विद अ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन लाइक इंडिया। अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ये हम सभी जानते हैं।
तो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा इंडिया में, उससे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ठीक है, तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगी तो ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, ज़्यादा लोग काम करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। नेक्स्ट इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी इंडियन इकोनॉमी में तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी होगा। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न मशीनरी होगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी, तो इंडस्ट्री जो होगा वो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देगा। ठीक है, इंक्रीज आउटपुट पर वर्कर। जहाँ एक वर्कर 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, वहीं वो मशीनरी से 100 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो बेनिफिट हुआ ना कि 50 यूनिट का हमें फ़ायदा हो रहा है अगर हम मशीनरी के थ्रू कर रहे हैं तो, राइट। तो मशीनरी के थ्रू टाइम भी बचेगा और कॉस्ट भी कम लगेगी। ठीक है, रेजिंग पीपल्स इनकम बाय एक्सपेंडिंग द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल। अगर फिजिकल स्टॉक कैपिटल का बढ़ाएंगे हम तो इम्प्रूविंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, तो ह्यूमन की कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बोथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी कैन बी रेज्ड। इंडस्ट्री का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा और जो प्रोडक्टिविटी का लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इट विल लीड टू इंक्रीज इनकम ऑफ द पीपल इन एन इकोनॉमी। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, तो इससे इंडियन इकोनॉमी का बेनिफिट होगा कि भाई हमें कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा और लोगों को काम भी मिलेगा उन मशीनरीज को चलाने के लिए। ठीक है, उन मशीन्स को चलाएगा तो इंसान ही ना, ह्यूमन, तो ह्यूमन चलाएगा तो वो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करेगी इंडस्ट्रीज। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि हम 1950 टू 1990 की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए उस बीच में कौन सी पॉलिसीज़ आई इंडस्ट्री को लेकर या एग्रीकल्चर को लेकर या फॉरेन ट्रेड को लेकर, ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन IPR, जो कि आई 1956 में। The Industrial Policy Resolution 1956 was policy framework adopted by the Government of India that laid out the principle and guidelines for industrial development in the country. तो इस रेजोल्यूशन के थ्रू क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ गाइडलाइंस तैयार की थी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो उसके कुछ प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं जिसकी स्टडी हम करेंगे। प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ IPR 1956, ये याद रखिएगा, 1956 में IPR आया था। ओके, so first is public sector dominance. One of the central feature of 1956 industry policy was the emphasis on the public sector. तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल A, इंडस्ट्री इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर सच एज एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। अब जैसे एटॉमिक एनर्जी है, रेलवेज हैं, ये सब किसके लिए रिजर्व कर दिया गया, पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो रिजर्व हो गई थी किसके लिए, पब्लिक सेक्टर्स के लिए। शेड्यूल B, इंडस्ट्री where the public sector would have the first preference but could also involve private sector participation under certain condition. तो कुछ कंडीशंस में पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर लिया इन शेड्यूल B। क्लियर है। और शेड्यूल C में क्या हुआ, इंडस्ट्री वर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कुड ऑपरेट फ्रीली। उसमें पब्लिक भी अच्छे से काम कर सकता था और प्राइवेट सेक्टर भी फ्रीली काम कर सकता था। ठीक है, तो क्लियर हुआ। शेड्यूल A में कौन काम कर रहा है, शेड्यूल A में डोमिनेंस है पब्लिक सेक्टर का। फिर शेड्यूल B में पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर दिया। और शेड्यूल C में क्या हुआ, बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर फ्रीली ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, किसको, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब इंडस्ट्री में कोई भी इनइक्वालिटी ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आगे चल कर फेस ना करनी पड़े प्रॉब्लम, इस वजह से इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो 1951 में इंडस्ट्री डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट यानी IDRA जो थी वो इनेक्ट की गई थी। इसके थ्रू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को रेगुलेट किया गया। ओके, नेक्स्ट इज मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसको बोलते हैं MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। 1986 policy aimed to review and reform the MRTP Act to promote fair competition and prevent the concentration of economic power. तो फेयर कंपटीशन के लिए मोनोपोलीज और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की एक्ट लेकर आए 1986 में। ठीक है, जिससे कि क्या हो, सभी इंडस्ट्रीज अच्छे से काम करें और एक फेयर कंपटीशन हो, किसी के भी साथ
अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 1986 policy marked a shift toward greater openness to foreign investment. It allowed for increased foreign equity participation in various industries. तो 1986 की इस पॉलिसी के थ्रू हम लोग शिफ्ट हुए हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ, कि हमने सोचा कि भाई हम इंडस्ट्री अपनी कंट्री में चला रहे हैं बट हमें कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी करनी चाहिए। तो इसके थ्रू हमने कई सारी फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन किया कई सारी इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या थी? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो थी हमारे यहाँ, तो हमने सोचा कि भाई हम कुछ छोटी छोटी जो लघु उद्योग होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस, उन्हें स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस पॉलिसी के थ्रू क्या हुआ, इस चीज़ पर ध्यान दिया गया कि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। इन सभी स्मॉल इंडस्ट्रीज के थ्रू क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा हो गया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस पे इंगेज थे? एक्सरसाइज में इंगेज थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इंगेज थे। इसका एम था ताकि वो प्रोवाइड कर सके सपोर्ट और इसके थ्रू ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे एलिमेंट्स जो थे IPR के वो समझ आ गए होंगे। क्या ये सारे पॉइंट्स देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो अभी हमने पीछे एलिमेंट्स में पढ़ा था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को लेके एक पॉलिसी भी बनाई गई जो कि 1991 में आई, और 1991 में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज भी आई थी, ठीक है। So the industrial licensing policy of 1991 was a significant economic reform in India aimed at liberalizing the industrial sector. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को लिबरलाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी आई। इट सब्सटेंशियली रिड्यूस द फॉर इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस, प्रमोटिंग अ मोर ओपन एंड कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। जो बहुत सारे लाइसेंसेस लगाए हुए थे उन सबको कम करके एक पर्टिकुलर लाइसेंस पॉलिसी आई, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हुआ, हमारी कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी प्रमोट हुई और इजीली हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करने लगा। दिस पॉलिसी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एंडिंग द लाइसेंस राज। जो हमारी इकोनॉमी में पहले लाइसेंस राज चल रहा था वो क्या हुआ, उसका एंड हो गया। किसकी वजह से? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी के आने की वजह से। फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और इस पॉलिसी के आने के बाद हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो गई और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हुई। तो ये सब पॉलिसी लाई क्यों जाती है? इसलिए तो लाई जाती है ताकि हमारा जो इकोनॉमी का फेस है वो चेंज हो, ठीक है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। तो बेसिकली अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए हम ऐसी पॉलिसीज लाते हैं जिससे कि हम ग्रो कर पाएँ, हम डेवलप कर पाएँ, ठीक है। सो कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के। टू फ्री द डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन ऑफ MRTP एक्ट। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी के थ्रू जो रेस्ट्रिक्शन MRTP एक्ट की वजह से लगते थे उन सब से डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर को फ्री कर दिया गया था, ठीक है, कि उनको इस एक्ट में नहीं बांधेंगे, ठीक है। टू रिमूव रेस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी आ गई तो उसके बाद डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बीच का रेस्ट्रिक्शन भी खत्म हो गया। टू इंट्रोड्यूस लिबरलाइजेशन टू इंटीग्रेट द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड। और इस पॉलिसी के थ्रू ही हमारी इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज हुई, ठीक है, और बाकी वर्ल्ड के साथ उसके कनेक्शंस बने, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम ट्रेड करने लगे, हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने लगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पब्लिक सेक्टर होते क्या है। तो जिन लोगों को नहीं पता वो सुन लीजिए ध्यान से। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज दैट एंटरप्राइजेज विच इज़ ऑन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जो पब्लिक सेक्टर होते हैं उसको कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट करता है, ठीक है। तो पब्लिक का ध्यान कौन रखेगा? सरकार ही तो रखेगी। तो सरकार के ही अंडर हमारा पब्लिक सेक्टर आता है। क्लियर है? ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब रोल क्या है पब्लिक सेक्टर का इकोनॉमी के डेवलपमेंट में? हर एक सेक्टर अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इकोनॉमी में डेवलपमेंट को लाने के लिए। तो इकोनॉमी में डेवलपमेंट लाने के लिए पब्लिक सेक्टर भी उसी तरह एक रोल निभाता है। फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ थी उसमें मेनली जो होता था वो डेवलपमेंट होता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छे रोड्स हों, पोर्ट्स हों, पावर प्लांट्स हों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। दिस फैसिलिटी प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एनहांस द ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अगर अच्छे रोड्स होंगे, पोर्ट्स होंगे, पावर प्लांट्स होंगे तो इसके थ्रू क्या है, इंडस्ट्री की ग्रोथ ही होगी, ठीक है। अब मानिए शिप है,
ठीक है। अगर पोर्ट्स होंगे, बंदरगाह होंगे, तो शिप जाके रुकेगी कहाँ पर, वहीं बंदरगाह पर जाकर ही तो रुकेगी, ठीक है। तो वहाँ पर सामान जो होगा वो सारा उतरेगा और फिर वहाँ से वो एक्सपोर्ट होगा, राइट। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे को पोर्ट्स होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पब्लिक सेक्टर जो होता है वो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो लिमिटेड होती है या होती ही नहीं है, ठीक है। बहुत कम ही इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर्स की इंक्लूड होती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफन कंट्रोल और हैवली इन्फ्लुएंस स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज सच एज डिफेंस, एनर्जी एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो सरकार के हाथ में ये सब होता है कि वो डिफेंस पे भी ध्यान दिया, एनर्जी पे, टेलीकम्युनिकेशन पे, जो भी अदर सेक्टर्स हैं स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज पे कौन ध्यान देगा, गवर्नमेंट ही ध्यान देगी। सो द पब्लिक सेक्टर्स इन्वॉल्वमेंट इंश्योर सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड इक्विटेबल एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज। तो इन्हीं सभी एसेंशियल सर्विसेज पे पब्लिक सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्किल डेवलपमेंट। Public sector initiative in education and vocational training contribute to the development of skilled workforce। तो वो चाहते हैं कि जो भी हमारे लेबर वगैरह हैं वो स्किल्ड हों, वो नॉलेजेबल हों, कि उनको नॉलेज है हर चीज़ की, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे, ठीक है। अगर अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी तभी तो अच्छा काम करेंगे। वेल ट्रेंड वर्कफोर्स इज क्रूशियल फॉर द ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अच्छा होगा अगर अच्छे ट्रेंड वर्कफोर्स होगी उनके पास तो। नेक्स्ट इज सोशल वेलफेयर। अब सरकार जो है वो सोचेगी कि जो हमारा सोसाइटी है वो अच्छे से रहे, तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा हो और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो सोसाइटी के हित में हो, ठीक है, उससे सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो। दिस इंक्लूड्स रेगुलेशन टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इंडस्ट्री से अगर जहरीली गैस वगैरह निकलेगी तो दिक्कत किसको होगी, एनवायरनमेंट को होगी, ठीक है। और वर्कर्स के राइट का ध्यान दिया जाए। प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल जो हमारा डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दिया जाए कि हमारी जो कंट्री है उसमें एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा रहे, पानी की कमी ना हो, खाने की कमी ना हो, अच्छा हेल्थ हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान भी कौन रखता है, पब्लिक सेक्टर रखता है। तो आपको समझ आ गया होगा पब्लिक सेक्टर किस तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। आगे चलते हैं, आगे के टॉपिक समझते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो अभी हमने पीछे थोड़ा सा देखा था। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नोन एज कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री। तो एसएसआईज जो होती हैं इनको हम एसएसआई बोलेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, ठीक है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कॉटेज और विलेज इंडस्ट्री भी कहा जाता है। आर बिजनेसेस दैट ऑपरेट ऑन स्मॉल स्केल। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आपको खुद समझ आ रहा होगा जिसका स्केल छोटा हो, जिसकी जगह छोटी हो, ठीक है, कम जगह में छोटा सा बिजनेस लेके बैठे हैं तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल बिजनेस हो गया, ओके। टिपिकली इन्वॉल्विंग अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड फ्यूअर वर्कर्स। नहीं, कम कैपिटल में, कम पूंजी में और कम वर्कर्स के साथ जो काम किया जाए वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। लघु उद्योग इसे हिंदी में बोलते हैं। रोल क्या था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में? पहला तो सबसे बड़ा रोल था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, तो उन लोगों को भी काम मिल जाता था जिन लोगों को काम नहीं आता था, अनस्किल्ड हैं, इलिटरेट हैं, उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी। नेक्स्ट इज लेबर इंटेंसिव। एसएसआईज जो होती हैं वो लेबर इंटेंसिव होती है, ठीक है। दे रिक्वायर मोर यूनिट ऑफ लेबर, आर बेस्ट सुटेड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो मेनली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का काम था वो यही था कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, रिड्यूस करें अनएम्प्लॉयमेंट को और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें और लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड करें, कि कोई भी अपना छोटा सा बिजनेस खोल के बैठ जाए और अपना काम करे, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, ठीक है, खुद को खुद रोजगार प्रोवाइड करें। क्लियर है? यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, जो छोटे मोटे रॉ मटेरियल्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उन सब का यूटिलाइजेशन हो, ठीक है। अब लाइक हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है, अगर एक घर में लोग काम करना शुरू कर देते हैं, लाइक पेन स्टैंड बना रहे हैं, तो छोटे मोटे रॉ मटेरियल से पेन स्टैंड बना लेंगे तो वो उनके लिए एक छोटा बिजनेस हो गया, स्मॉल बिजनेस हो गया, राइट। तो उससे क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल का यूटिलाइजेशन हो रहा है और लोकल रिसोर्सेज तैयार हो रहे हैं। दिस नॉट ओनली reduces डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज बट ऑल्सो प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सिर्फ रिड्यूस नहीं करता कि एक्सटर्नल सोर्सेज को रिड्यूस करे डिपेंडेंसी,
डिपेंडेंसी रिड्यूस करे कि भाई हम किसी पे डिपेंड है, वो चीज़ कम होती जा रही है कि भाई ठीक है हम किसी पे डिपेंड नहीं, हम अपना बिजनेस खोल के बैठ रहे हैं। ओके, और उसके साथ साथ ही किसको प्रमोट कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा, सबके पास एम्प्लॉयमेंट होगी, ज़ीरो हंगर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन। SSI offer vast opportunity for export promotion. These goods are in great demand in advanced countries. तो जो एडवांस कंट्रीज हैं आउट ऑफ इंडिया, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स की। ओके, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन भी SSI के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। लाइक हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है, वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है बाहर के देश में। ठीक है, तो बाहर के देश में से लोग हमारे यहाँ से हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं और अपनी कंट्री में ले जाते हैं। ठीक है, तो हमारी कंट्री एक्सपोर्ट करती है दूसरी कंट्रीज में। ठीक है, फिफ्थ वन इज इनोवेशन। SSI आर ऑफन सेंटर ऑफ इनोवेशन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं ना, वहीं से इनोवेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि जो नई नई मशीनें टेक्निक्स जो होती हैं ना, वो छोटे बिजनेसेस से ही बाहर आती हैं। वो ऐसी ऐसी मशीनों का आविष्कार कर देते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इनोवेशन हर इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि वो नई नई टेक्निक्स मार्केट में लेके आए जिसकी डिमांड बढ़े, और फिर बाहर की कंट्री से लोग हमारे यहाँ आए और कहें कि भाई आपके पास ये मशीन अवेलेबल है, हमें भी चाहिए हमारी कंट्री के लिए, आप इतना स्टॉक इसका बना दीजिए। ठीक है, तो वो डिमांड तभी बनेगी जब हमारा माइंड जो होगा वो इनोवेटिव होगा, हमारी कंट्री जो होगी वो इनोवेटिव कुछ करेगी। तो समझ आया किस तरीके से एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल निभा रही है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बेसिकली ये सारा डिपेंड करता है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है SSI। ओके, क्लियर है, आगे चलते हैं। सो हमने एग्रीकल्चर पढ़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड सेक्टर। तो फॉरेन ट्रेड क्या है, वो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इकोनॉमी डेवलपमेंट में, और ये हमारा की कंपोनेंट है ग्लोबलाइजेशन का। फॉरेन ट्रेड क्या है, वो हमें ग्लोबली रिलेशन बनाने में मदद करता है, यानी हमारी कंट्री का रिलेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ओके, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जब हमारा कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगी तो वो ग्लोबलाइजेशन हो गया कि हम ग्लोबली काम कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में हमारा काम चल रहा है, हमारा ट्रेड जो है पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन हो गया क्योंकि हम ग्लोबली काम कर रहे हैं। तो फॉरेन ट्रेड की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ते हैं हम। इट हेल्प टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। जो फॉरेन एक्सचेंज है वो सेव हुआ हमारा क्योंकि हमने रिड्यूस कर दिया इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। द फॉरेन एक्सचेंज सेव्ड वाज टू बी यूज फॉर द डेवलपमेंटल इम्पोर्ट सच एज कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। और जो हम सेव कर रहे थे अपना फॉरेन एक्सचेंज, वो हमने यूज़ किया हमारे डेवलपमेंट गोल्स के लिए। डेवलपमेंट गोल्स के लिए कैसे, कि हमने इंपोर्ट किया, क्योंकि हमने इंपोर्ट पहले बोला कि भाई रिड्यूस कर दिया, हमने इंपोर्ट कम कर दिया, तो वो कम करके हमने कहाँ लगाया उस फॉरेन एक्सचेंज को, कैपिटल गुड्स में और टेक्नोलॉजी में। यानी हम बाहर से इंपोर्ट करने लगे टेक्नोलॉजी और कुछ कैपिटल गुड्स जो कि हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में हमारी मदद करें। ओके, नेक्स्ट इज इट क्रिएटेड अ प्रोटेक्टेड मार्केट एंड लार्ज डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। तो इसके थ्रू जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी हमने तैयार की, उसके थ्रू क्या हुआ, एक प्रोटेक्टेड मार्केट तैयार हो गई, जिसमें क्या हुआ, हमारी खुद की इकोनॉमी में जो प्रोड्यूस होने वाले गुड्स हैं उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई। जब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे गुड्स का, बाहर से अपनी कंट्री में सामान नहीं मंगवाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी तो अपने आप ग्रो करेगी जब हम अपने डोमेस्टिक गुड्स को ही यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? आई होप क्लियर हो गया होगा कि जब हम इंपोर्ट गुड्स नहीं मंगवा रहे बाहर से, तो हम अपने खुद के गुड्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उनकी डिमांड इसलिए बढ़ जाएगी। ओके, इसलिए ये क्रिएट करता है प्रोटेक्टेड मार्केट, कि हमारी जो मार्केट है वो प्रोटेक्ट हो गई, बच गई है हर चीज़ से। इट हेल्प इन सॉल्विंग द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम।
अब जब हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद उगा रहे हैं, खुद खा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जब हम डिमांड ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेंगे, तो प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी, इसलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। एज इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक प्लेस एट अ फास्ट रेट एंड एब्जॉर्ब अनएम्प्लॉयड पीपल, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो गया, इस वजह से ज़्यादा फास्ट रेट में अनएम्प्लॉयड पीपल को एब्जॉर्ब किया जाएगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इट हेल्प टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस इन अवर कंट्री। अब इसके थ्रू क्या होगा, जब हमने इम्पोर्ट रिड्यूस कर दिया तो इसके बाद हमारी खुद की कंट्री जो होगी वो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बन जाएगी, विच डायरेक्टली रेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जब हमारी इकोनॉमी खुद का इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे को किसी और कंट्री से कुछ मंगाने की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, खुद ही प्रोड्यूस करेंगे और बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी प्रोडक्शन की वजह से, तो हमारी इकोनॉमी खुद ही ग्रोथ करेगी, क्योंकि बेसिकली इंडियन इकोनॉमी बात ही ग्रोथ की करता है। तो इकोनॉमी ग्रोथ कैसे होगी, जब लोगों के पास काम होगा, जब काम होगा, डिमांड होगी, प्रोडक्शन होगा, तो इन सब के बाद ही तो हमारे जितने भी सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, फॉरेन ट्रेड सेक्टर है, वो सब भी ग्रो करेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब इनका कुछ गुड इम्पैक्ट भी पड़ा और बैड इम्पैक्ट भी पड़ा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी का। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, लोगों के पास अच्छा काम हो गया, डिमांड बढ़ गई। ठीक है, गुड इम्पैक्ट फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई कि भाई इंपोर्ट करना बंद कर दिया, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स यूज़ करने शुरू कर दिए। ठीक है, एक प्रोटेक्टेड मार्केट तैयार कर ली, हम लोग क्या बन गए, कॉम्पिटिटिव विदाउट इमीडिएट थ्रेट फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिटर्स, बिना किसी फॉरेन कॉम्पिटिटर के हम अच्छे से खुद ही डेवलप होने लगे, काम करने लगे। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जब हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो नए नए इनोवेशंस आएंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी। ठीक है, तो हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो होगा वो अच्छा हो जाएगा। एक और गुड इम्पैक्ट पड़ा, वो था अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इम्प्लाइड न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब नई नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो नई अपॉर्चुनिटी के साथ हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी नई लेकर आए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ग्रोथ और इक्विटी को हम प्रमोट कर रहे थे। ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी तो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी, बेसिकली ये बात है। सो प्रोटेक्शन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दोज हु डिड नॉट हैव मच कैपिटल। तो जिन लोगों के पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है उन लोगों के लिए भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट ओपन हो रही थी। ओके, किसके थ्रू, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के थ्रू, क्योंकि हम बात ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ही कर रहे हैं। ठीक है, अब बैड इम्पैक्ट क्या पड़ा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी का, वो देखते हैं। तो बैड इम्पैक्ट पड़ा इन एफिशिएंसी एंड लैक ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन ही भाई ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, हमने बोला हम खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम खुद ही उसका कंजप्शन कर रहे हैं। तो इस बीच में जब हम फॉरेन कंट्री से कुछ ले ही नहीं रहे, तो जो हमारा कंपटीशन था वो क्या हो गया, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। ठीक है, लिमिटेड कंज्यूमर चॉइसेस, कंज्यूमर के पास लिमिटेड चॉइसेस रह गई, क्योंकि जब हम अपनी कंट्री में फॉरेन कंट्री से कुछ मंगा ही नहीं रहे हैं, तो जब फॉरेन कंट्री से यहाँ कुछ आएगा ही नहीं, तो फिर हमारे पास तो लिमिटेड चॉइसेस हो गई, क्योंकि हमारी कंट्री के पास जो भी प्रोडक्शन होगा हम वही यूटिलाइज करेंगे। तो चॉइसेस क्या आती, वो लिमिटेड हो गई। अगर यहाँ से भी प्रोडक्शन का सामान यहाँ से भी आता तो हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा होती है, कि होती है कि होती, बट अभी हमारे पास लिमिटेड प्रोडक्शन की चॉइसेस हैं। ठीक है, लिमिटेड कंजप्शन की चॉइसेस हैं। ओके, नेक्स्ट इज हायर प्राइसेस। अब हमारी कंट्री जो प्रोड्यूस करेगी, जितने का प्रोड्यूस करेगी, हमें उसी प्राइसेस में ही उन चीज़ों को परचेज करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि फॉरेन कंपटीशन तो है ही नहीं, फॉरेन के साथ हमारा कंपटीशन ख़त्म हो गया, कोई गुड वहाँ से हम मंगा ही नहीं रहे हैं, तो जो गुड्स हमारे पास है हम उन्हीं को कंज्यूम करेंगे, चाहे उनके प्राइसेस हाई हो। ठीक है, तो ये बैड इम्पैक्ट पड़ा हमारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। ओके, क्लियर है। तो इसी के साथ हमारे 3 सेक्टर्स जो थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और फॉरेन ट्रेड सेक्टर्स, वो सब हमने समझ लिए कि 1950 टू 1990 में क्या क्या चेंजेस हमारे इन 3 सेक्टर्स में आए। ओके, और क्या क्या पॉलिसीज़ आई ये भी हमने पढ़ लिया।
अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है ये बस। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था हमारा 1950 टू 1990 में? इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स इनटू वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। द नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन इन एन इकोनॉमी आर ग्रुप्ड अंडर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। 3 सेक्टर्स में हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बटा हुआ था, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में और टर्शियरी में। तो प्राइमरी में कौन आते थे? एग्रीकल्चरल, जो भी फार्मर्स थे, फिशर्स थे, ठीक है, वो सब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में आ जाते थे। सेकेंडरी सेक्टर में हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ जाती थी, और टर्शरी में हमारी आती हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब हमारे टर्शरी सेक्टर में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हुआ। द नंबर एंड द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स इंगेज इन दीज वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंट्री। तो इन तीनों सेक्टर्स में जो भी लोग इंगेज्ड हैं, वर्कर्स इंगेज्ड हैं, वो सब मिलाकर क्या बनता है? हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। क्योंकि तीनों सेक्टर ही हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, तो ये हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, और इन तीनों सेक्टर में ही हमारे सारे वर्कर्स काम करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। क्योंकि अभी हमने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा कि भाई ये तीनों सेक्टर हैं, ठीक है, तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है? देयर इज क्लोज इंटरलिंक बिटवीन ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री विद इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब लोग काम करेंगे, ऑक्यूपेशन होगा लोगों के पास, तभी तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, राइट। देयर इज अ शिफ्ट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर टू द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। इसमें क्या होता है? शिफ्ट ऑफ वर्कर्स हुआ, डेवलपमेंट हुआ इकोनॉमी का, तो उससे क्या हुआ कि प्राइमरी सेक्टर के लोग सेकेंडरी में शिफ्ट हो गए और सेकेंडरी सेक्टर के लोग टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट हो गए, ठीक है। एज अ कंट्री डेवलप्स, जब कंट्री डेवलप हो रही है, द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर डिक्लाइंस। जो प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोग थे, यानी कि हमारे फार्मर्स वगैरह, क्योंकि एग्रीकल्चर एरिया है ना प्राइमरी सेक्टर तो हमारा, तो वो सब क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया। प्राइमरी सेक्टर में जो एंगेज्ड लोगों की पॉपुलेशन थी वो कम हो गई, वाइल दैट इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर राइजेस। तो प्राइमरी सेक्टर से वो लोग कहाँ शिफ्ट हो गए? हमारे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, यानी कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें, और हमारा जो कॉमर्स एंड ट्रेड का सेक्टर है उसमें। समझ आ रहा है? तो सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर के लोग शिफ्ट हो गए हमारे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। इस वजह से प्राइमरी सेक्टर का इंगेजमेंट जो था वो डिक्लाइन हो गया। क्लियर है? सो गाइस, इसी के साथ हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 का पार्ट 2 भी ख़त्म होता है, और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ। सो इसी तरीके से पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।